बात हो जाएगी ना। तो देखो जीटीडी इसकी फुल फॉर्म होती है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, पहले से जो सिलेबस में इंक्लूड था वो था जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। ठीक है, अभी जीटीडी यानी कंप्लीट डिजीज को ऐड कर दिया गया है। पहले से सिर्फ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया पूछा जाता था। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से जो प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट होता है, या फिर जैसे हम देखते हैं जो अ, जब मैंने प्लेसेंटा पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा के टाइम पे जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, जो इनर सेल मास होता है, ठीक है, और आउटर सेल मास होता है, मैंने बताया था साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ऐसे करके डिवाइड होता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन अगर हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, जीटीडी बोला जाता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज बोला जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट इसे बोला जाता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, जीटीडी बोल रहे हैं, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि जीटीडी यानी जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, तो बेनाइन जो है इसे मोलर प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आता है कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल। ठीक है, दो चीजें आती हैं मोलर प्रेगनेंसी के अंदर, कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल। ठीक है, इसे हाइडेटिडी फॉर्म मोल भी बोला जाता है। मैलिग्नेंट दूसरा आता है, मैलिग्नेंट। ठीक है, एक हमने पढ़ा बिनाइन जिसको बोला जाता है कि ये मोलर प्रेगनेंसी होती है। मैलिग्नेंट में जो डिजीजेस आती हैं इनको बोला जाता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, जीटीडी पूछा जा रहा है, जीटीएन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीटीडी पूछेगा तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज बोल रहा है, यानी उसमें बिनाइन फॉर्म भी आएगी, मैलिग्नेंट फॉर्म भी आएगी, और बिनाइन में मोलर प्रेगनेंसी लिखी जाएगी, मैलिग्नेंट में ये जीटीएन लिखा जाएगा, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया। अब इनमें क्या क्या डिजीजेस आती हैं, तो इसमें आता है इन्वेजिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एंडोथीलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। तो कहीं पे अगर पीटीटी लिखा है तो उससे हमें ये समझना है प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर की बात हो रही है, और ईटीटी लिखा है आगे की स्लाइड्स में होगा तो उससे समझना है हमें एंडोथीलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, कि प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट में ट्यूमर हो रहा है, एंडोथीलियम के हो रहा है, इन्वेजिव मोल है कि अंदर इन्वेड कर जा रहा है, मायोमेट्रियम तक इन्वेड कर जा रहा है, कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, जो कोरियन है उसमें कार्सिनोमा हो रहा है। तो ये जो ऊपर के दो हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन लिखा है, यानी ज्यादातर यही देखे जाते हैं, इन्वेजिव मोल और कोरियोकार्सिनोमा देखने को मिलता है। दूसरा आते हैं प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, पीटीटी, या फिर ईटीटी, एंडोथीलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, तो ये रेयर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जीटीएन के अंदर आते हैं तो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जीटीडी अलग है, जीटीएन अलग है, जीटीडी के अंदर जीटीएन आता है। ठीक है, जीटीडी मींस जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। इसमें दो तरीके के डिजीजेस आती हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में आती है मोलर प्रेगनेंसी, बिनाइन मींस एक ही जगह पर रहेगा, मैलिग्नेंट फैलने वाला। बिनाइन मींस मोलर प्रेगनेंसी होती है, इसमें कंप्लीट मोल हो सकता है, पार्शियल मोल हो सकता है, अभी देखेंगे किसे हम कंप्लीट बोलेंगे किसे हम पार्शियल बोलेंगे। मैलिग्नेंट में आता है जीटीएन, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, इसमें इन्वेजिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा, पीटीटी और ईटीटी आता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी यही क्लासिफिकेशन दोबारा से दिखा रखा है कि जीटीडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है उसमें मोलर प्रेगनेंसी बोला जाता है, इसमें कंप्लीट हो सकता है, पार्शियल हो सकता है। इसमें जीटीएन इसे बोला जाता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया इसे बोला जाता है, इसमें इन्वेजिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर और एंडोथीलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर आता है।
अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट मोल की, कि आखिर इतनी देर से हम बोल रहे हैं मोलर प्रेगनेंसी, तो है क्या ये कंप्लीट मोल। तो कंप्लीट मोल का मतलब ये है कि अब हमने पढ़ा कि ये क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है। तो इसमें क्या होता है देखो, मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, ये हमें पता है ओवम और जो स्पर्म है उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म से। तो यहाँ पर देखो जो ओवम है इसमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, पैटर्नल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इसमें क्या देखा जाता है, सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज्ड बाय एम्प्टी एग, ठीक। तो इसमें देखा जाता है सिंगल स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइज एम्प्टी एग, ठीक। तो अब इससे क्या होगा, पैटर्नल क्रोमोसोम डिप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ इस क्रोमोसोम का डिप्लीकेशन होता रहता है। और ये क्या बना लेगा, 46XX, ठीक। अब फिर सेल डिवाइड करेगी, सेल डिप्लीकेट होगी, तो आगे चल के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कंप्लीट मोल कहलाता है, इसे मोलर प्रेगनेंसी बोला जाता है, ठीक है। दोबारा से सुनो, जो एग होता है, जो ओवम है, उसमें क्रोमोसोम होने जरूरी है, जैसे कि स्पर्म है तो इसमें 23XY, 22+XY होना चाहिए, और फीमेल का 23+XX होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ और एग में कोई भी क्रोमोसोम नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा और 46XX आगे चल के सेल डुप्लीकेट करेगी, और इस प्रेगनेंसी को बोला जाता है मोलर प्रेगनेंसी, इसे बोला जाता है कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एग एम्प्टी है और सिर्फ एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है, और उससे आगे चल के सेल डिप्लीकेशन होके सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम आया है, ठीक है। अब देखो दूसरा आएंगे पार्शियल मोल की, हमने बात की थी। तो पार्शियल मोल में क्या होता है, देखो एग फर्टिलाइज बाय टू स्पर्म्स, डाइस्पर्मी लिखा है, ठीक। एग है, एग में अपना क्रोमोसोम भी है, और ये लेकिन दो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, ठीक। डाई एंड्री, इसमें क्या होगा, अब देखो एक मैटरनल, दो पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक। तो क्या होगा, ट्रिप्लॉइड सेल्स मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, तो इसमें मैटरनल भी होंगे, पैटर्नल भी होंगे, और ट्रिप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें मैटरनल डीएनए प्रेजेंट है, ठीक। इसका जो कैरियोटाइप होगा 69XXY ऐसे करके देखने को मिलेगा, इसे कैरियोटाइप है। तो इसे बोला जाता है पार्शियल मोल, यानी अगर एक सिंगल ओवम को दो स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं तो इसमें जो प्रेगनेंसी होती है ये भी मोलर प्रेगनेंसी होती है। कौन से टाइप की, पार्शियल मोल देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है पार्शियल मोल में और कंप्लीट मोल में। तो देखो फीटल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ठीक है, फीटल या एम्ब्रियोनिक टिश्यू कंप्लीट मोल में, जिसमें क्या था, जो मदर है, मदर का क्रोमोसोम था ही नहीं, तो इसमें इस केस में ये एब्सेंट रहता है, ठीक है, एब्सेंट रहेगा। जबकि पार्शियल मोल में ये प्रेजेंट रहता है, क्यों, क्योंकि मैटरनल क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट था, तो फीटल और एम्ब्रियोनिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा। दूसरा आता है हाइड्रोपिक स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई, ठीक है, कोरियोनिक विलाई की स्वेलिंग जो कंप्लीट मोल में है। कंप्लीट मोल में क्या है, डिफ्यूज रहेगी। डिफ्यूज क्यों रहेगी, क्योंकि एक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पार्शियल मोल में तो क्या है, मदर का क्रोमोसोम आ रहा है, भले ही फादर के दो स्पर्म्स आ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इधर तो मदर का था ही नहीं, तो डिफ्यूज मिलेगा हाइड्रोपिक स्वेलिंग, ढंग से प्रॉपरली कुछ डेवलप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फोकल होगा, एक जगह पर लोकलाइज्ड होगा। इधर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्टिक प्लोरिफरेशन, इधर डिफ्यूज मिलेगा और इधर फोकल मिलेगा, ये भी सेम रहेगा। वेस्क्युलैरिटी ऑफ विलाई, अब देखो वेस्क्युलैरिटी, जितनी भी चीजें होंगी ना वेल डेवलप्ड मिल सकती है पार्शियल मोल में, वेल डेवलप्ड भी नहीं कहेंगे, मोर डेवलप्ड देन कंप्लीट मोल ये हम बोल सकते हैं, तो वो मिलेगी पार्शियल मोल में, क्योंकि यहाँ पे मदर का क्रोमोसोम था, ठीक है, लेकिन कंप्लीट मोल में मदर का क्रोमोसोम नहीं था, तो ज्यादातर चीजें कंप्लीट मोल में एब्सेंट मिलेंगी या डिफ्यूज मिलेंगी, ठीक है, क्लियर नहीं मिलेंगी। तो अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी। जो कंप्लीट मोल रहता है ना, इसमें ऐसे ग्रेप लाइक अपीयरेंस मिलती है, बस ऐसे ऐसे सेल्स डिवाइड करके पड़ी हैं एक जगह। जबकि पार्शियल मोल में एक ऐसे फीटस लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा और उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर
प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलरिटी ऑफ विलाई, ठीक है, विलाई किस में प्रेजेंट रहेगी, पार्शियल मोल में, लेकिन कंप्लीट मोल में ये एब्सेंट मिलेगा। प्लॉइडी स्टेटस, तो देखो प्लॉइडी हमने देखा, डिप्लॉइड, तो हमने देखा था कि सिंगल स्पर्म से भी आगे चल के डिप्लॉइड बन जा रहा है। ठीक है, कैरियोटाइप उसमें क्या आ रहा था, 46XX आ रहा था, और इधर क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। इसमें कैरियोटाइप कितना आ रहा था, 69XXY। ठीक है, ऐसे करके कैरियोटाइप आ रहा था। फिर मोनोस्पर्मिक और डाइस्पर्मिक, तो क्या होता है, कंप्लीट मोल में 80% चांसेस तो रहते हैं कि सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज करे एक एम्प्टी एग को। ठीक, लेकिन 20% चांसेस रहते हैं कि दो स्पर्म कर जाएं। ठीक है, तो हमें हमेशा ये अपने दिमाग में बिठाल के रखनी है। हमारे सर हमें पढ़ाते थे जब बोलते थे कि 10% रूल अपने दिमाग में रखो, कि जो तुम क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हो, जो तुम कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसी ड्रग के बता रखे हैं, कोई इंडिकेशन बता रखे हैं, तो 10% केसेस ऐसे होंगे कि ये जो नॉर्मल है इससे डेविएट मिले। ठीक है, तो हमें ये लेके नहीं बैठना है कि नहीं जी इसमें तो होता ही नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 80% में क्या मिलेगा, मोनोस्पर्मिक मिलेगा इन केस ऑफ कंप्लीट मोल, और 20% में डाइस्पर्मिक मिल सकता है कंप्लीट मोल। सेकेंड आता है पार्शियल मोल, इट विल ऑलवेज बी डाइस्पर्मिक, राइट। तो हमने देखा था कि दो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं एक ओवम को, तभी हम इसे डाइस्पर्मिक बोल रहे हैं। ठीक, और तभी हम इसे पार्शियल मोल बोल रहे हैं। फिर आता है जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल कैसा रहेगा, देखो एंटायर पैटर्नल, ठीक, पूरा का पूरा कैसा रहेगा, पैटर्नल, यानी जो फादर का स्पर्म है वही तो है, मदर में तो क्रोमोसोम था ही नहीं, मदर वाले ओवम में। ठीक है, एम्प्टी एग को फर्टिलाइज करा था। दूसरा आता है एक्स्ट्रा पैटर्नल, ठीक है, यानी पैटर्नल तो है ही, साथ में मैटर्नल क्रोमोसोम भी प्रेजेंट था पार्शियल मोल के केस में। तो हमने देखा कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है कंप्लीट मोल कैसा दिखाई देगा, पार्शियल मोल कैसा दिखाई देगा। तो देखो कंप्लीट मोल में कैसा डिफ्यूज सा दिखाई दे रहा है, सब ऐसे फैला हुआ है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और पार्शियल मोल में देखो एक स्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ, अब क्योंकि इसका कैरियोटाइप डिफरेंट था नॉर्मल से, तो ये आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसे पार्शियल मोल बोला जाता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर लो, कंप्लीट मोल में अभी हम पढ़ के आए क्या होगा, सिंगल स्पर्म fertilized by empty egg। ठीक, और इधर क्या था, एग fertilized by two sperms, यही देखा था हमने। ठीक, इधर जो था स्पर्म का डीएनए ही डुप्लीकेट कर रहा था, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। तो इधर क्या था, स्पर्म डीएनए डुप्लीकेट्स। ठीक है, स्पर्म का डीएनए डुप्लीकेट कर रहा था आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इधर क्या था, पहले से ही ट्रिप्लॉइड चल रहा था चीज। ठीक है, तो इधर क्या था, मैटरनल डीएनए भी प्रेजेंट था और पैटर्नल डीएनए भी प्रेजेंट था। तो इधर हमें पहले से ही ट्रिप्लॉइड मिल रही है कंडीशन, और इधर क्या मिल रही है, डिप्लॉइड मिल रही है, इस वजह से क्योंकि स्पर्म का डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, और इधर क्या था, नो मैटरनल कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नो मैटरनल कंपोनेंट, जबकि इधर बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल कंपोनेंट। ठीक, अब ये जो कंप्लीट मोल है इसमें देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैंने कहा देखो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें मिलता है ग्रेप लाइक वेसिकल्स। ठीक, ग्रेप लाइक वेसिकल्स इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया।
और इसमें देखो अब पार्शियल मोल है तो पार्शियल मोल में हमने ये भी देखा कि वेस्कुलैरिटी मिलेगी, कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है इन कंपैरिजन टू कंप्लीट मोल। ठीक है, तो ये इमेज अपनी दिमाग में हमेशा रखनी है। आगे चलते हैं। अब देखो इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं इसमें। तो देखो वेजाइनल ब्लीडिंग, अब क्यों हमें सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है, मोलर प्रेगनेंसी है, या फिर जीटीएन है। तो यहाँ पे हम मोलर प्रेगनेंसी के क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं। तो इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स। ठीक है, फीमेल हिस्ट्री देगी कि ग्रेप लाइक वेसिकल्स से निकल के आ रहे हैं फ्रॉम वेजाइना। ठीक है, फिर एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, जो मोलर प्रेगनेंसी होती है ना, इसमें बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी क्या होता है, बोलो, एचसीजी की फुल ह्यूमन फॉर्म बताओ। कॉर्निक gonadotropin। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो इसमें क्या होता है, बहुत जो एचसीजी निकलता है। अब यूजुअली तो क्या होना चाहिए, जैसे एचसीजी निकल रहा है तो ये कुछ टाइम बाद एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये डबल हो जाती है। लेकिन इस केस में इसकी वैल्यू बहुत कम रेस करती है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम आगे देखेंगे। एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग देखने के लिए मिलता है, एक्सेसिव एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी है, इसकी वजह से एक्सेसिव एनलार्जमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से एक्स्ट्रा ग्रोथ है ये। ठीक है, हाइपर एमेसिस देखने के लिए मिल सकता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी फीमेल को। प्री एक्लेम्सिया, अब ये क्या होता है बताओ, बहुत बार बता दिया। हाइपरटेंशन, एडिमा और प्रोटीन यूरिया। वेरी गुड। हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और एडिमा मिलेगा इस केस में, प्री एक्लेम्सिया बोला जाता है। और एक्लेम्सिया कब बोलते हैं, जब सीजर्स भी साथ में हो तो। सीजर्स भी साथ में होते हैं। ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया देखने के लिए मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा देखने के, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं इसके। थीका ल्यूटिन सिस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो थीका सेल्स जो होती है वो ज्यादा प्रोलिफरेट कर जा रही है, उसकी वजह से सिस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं मोलर प्रेगनेंसी में। अब देखो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सक्शन इवैक्यूएशन फॉर बोथ पार्शियल एंड कंप्लीट मोल। ठीक है, अगर मोलर प्रेगनेंसी हो रही है तो हमें क्या करना है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करना है, क्योंकि उसको कुछ वायबल है नहीं, हम रख के कुछ फायदा नहीं है उसे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसका सक्शन इवैक्यूएशन निकाल दो। ठीक, निकालना ज्यादा बेटर रहता है। तो ये देखने को मिलता है फॉर बोथ पार्शियल एंड कंप्लीट मोल। अगर पार्शियल मोल भी है तब भी हमें सक्शन इवैक्यूएशन कराना है, कंप्लीट मोल है तब भी हमें सक्शन इवैक्यूएशन ही कराना है। टिश्यू नीड्स टू बी सेंट फॉर एचपीई, एचपी होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है हमें कि ये क्या है, बिनाइन कंडीशन है या फिर मैलिग्नेंट कंडीशन है, कहीं और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हमें ये टिश्यू जो निकला, जो हमने सक्शन इवैक्यूएशन करके निकाला, उसको हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजना है। अब देखो क्या होता है, अगर कंप्लीट मोल का केस है और जो फीमेल है उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उसकी एज भी 40 ईयर्स से ज्यादा है, तो ज्यादातर अगर मान लिया कि इन्वेजिव मोल का केस हो जाए, कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। ज्यादातर क्या देखा जाता है ना, कि जैसे हमने देखा मोलर प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं अभी, तो मोलर प्रेगनेंसी भी आगे चल के कई बार कन्वर्ट हो जाती है जीटीएन में, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाती है मोलर प्रेगनेंसी। तो उस केस में भी हमको, और जीटीएन का एक हमने टाइप देखा था इन्वेजिव, इन्वेजिव मोल में क्या है, जो मोलर प्रेगनेंसी है अभी तो बाहर बाहर है, और इन्वेजिव में क्या होता है, वो मायोमेट्रियम तक इन्वेड कर जाती है। तो उस केस में हमें क्या करनी होती है, हिस्टेरेक्टोमी करनी होती है। अगर फीमेल की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट मोल का केस है, आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसके लिए हम हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं। हिस्टेरेक्टोमी मीन्स कि हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का मैनेजमेंट इसका ये भी रहता है। फॉलो अप, अब देखो फॉलो अप क्यों जरूरी है, तो मैंने बताया कि आगे चल के मोलर प्रेगनेंसी ही कन्वर्ट हो सकती है जीटीएन में, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया में। तो फॉलो अप क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, आफ्टर सक्शन इवैक्यूएशन मेजरिंग बीटा एचसीजी। ठीक है, बीटा एचसीजी को मेजर करना बहुत जरूरी है।
फॉलो अप टिल 6 मंथ, और कब तक किया जाता है? 6 मंथ्स तक। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी थी, हमने सक्शन इवैक्यूएशन कर दिया, उसके बाद हमें 6 मंथ्स तक उसका फॉलो अप चलाना है कि बीटा एचसीजी आपको टाइम टाइम पे मेजर करना है। ठीक है, टाइम फॉर बीटा एचसीजी टू कम बैक टू नॉर्मल लेवल। ठीक है, 7 वीक्स में पार्शियल मोल में नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और 9 वीक्स में कंप्लीट मोल में नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ठीक, प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टिल फॉलो अप फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं इसमें? ओसी पिल चला सकते हैं। प्रेगनेंसी जो होती है, अब देखो इसमें क्या क्या कहा जाता है। इसमें बोला जाता है कि जो, अगर आपको पहली प्रेगनेंसी का या मोलर प्रेगनेंसी हो रही है, या फिर कोई भी प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी हो रही है, तो जो फीमेल है उसको हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करना है कि अभी आपको कोई भी प्रेगनेंसी नहीं करनी है अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, और इसके लिए क्या कर सकते हैं? ओसी पिल्स का यूज कर लो, फीमेल को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है कि हमें फीमेल को बोलना है कि अभी आपको कोई भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, या फिर दोबारा से अभी आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? ओसी पिल्स एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या दे सकते हैं? सीओसी, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं। अब देखो, क्योंकि नियोप्लेजिया, मोलर प्रेगनेंसी हम बात कर रहे हैं, मोलर प्रेगनेंसी एक बिनाइन कंडीशन है, तो एक तरह से कैंसरस कंडीशन है। इसमें क्या चलता है? कीमोथेरेपी चलाई जाती है, तो प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी इसमें चलाई जाती है। ठीक है, बीटा एचसीजी अगर मोर देन 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, यूटेराइन साइज अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज्यादा है, फीकल ल्यूटिल सिस्ट बन गई है मोर देन 6 सेंटीमीटर, एज कितनी है? मोर देन 40 ईयर्स की अगर एज है, तो क्या चलती है? प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी चलती है। साथ ही साथ मीथोट्रेक्सेट चलाया जाता है। मीथोट्रेक्सेट एक तरह से इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है, ये जो ड्रग है ये इम्यूनोमोड्यूलेटर होती है, ये इसमें चलाई जाती है। ठीक है, तो प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी इसमें चलती है, मीथोट्रेक्सेट इसमें चलाया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है, हमें जो कीमोथेरेपी है वो चलानी है प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, यानी बचाव के तौर पे हमें क्या चलानी है? ये कीमोथेरेपी हमको चलानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जीटीएन की। तो देखो, जीटीएन मैंने बताया जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, तो मेजोरिटी ऑफ केसेस जीटीएन आर डायग्नोस्ड आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी इवेंट। तो देखो यहाँ पर लिख गया दोबारा से, जो मैंने बताया कि ज्यादातर क्या देखा जाता है कि मोलर प्रेगनेंसी इवेंट हुआ और उसके बाद जीटीएन हो गया, कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया हो गया, मैलिग्नेंट कंडीशन हो गई, पहले बिनाइन थी आगे चल के मैलिग्नेंट हो गई, कहने का ये मतलब है। तो ये देखा जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मोलर प्रेगनेंसी के बाद ही जीटीएन हो। जीटीएन कैन हैपन आफ्टर एनी प्रेगनेंसी इवेंट। ठीक है, तो किसी भी प्रेगनेंसी इवेंट के बाद ये हो सकता है। फिर आते हैं, देखो मोस्ट कॉमन, तो जीटीएन में हमने 4 चीजें देखी थी, अब उनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो मोस्ट कॉमन होता है इन्वेजिव मोल। ठीक है, जो मायोमेट्रियम में इन्वेज कर जा रहा है, इन्वेजिव मोल इसमें मोस्ट कॉमन होता है। अगर इन्वेजिव मोल नहीं है तो इसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन होता है कोरियोकार्सिनोमा। अगर हम इनका ऑर्डर देखें कि कौन सा ज्यादा मिलता है, तो इसके बाद होता है कोरियोकार्सिनोमा। अभी ये वर्ड्स नए हैं, धीरे धीरे पढ़ोगे याद हो जाएंगे। कार्सिनोमा, इसके बाद हमने देखा था पीएसटीटी। क्या था पीएसटीटी बताओ? फिर हमने देखा था ईटीटी, बताओ, बोलोगे तभी याद रहेगा। क्या था पीएसटीटी? प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक, प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। और ईटीटी क्या था? एंडोथीलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक, इसको नोट कर लो, अगली बार अभी वर्ड आएगा तो फिर पूछूंगी, फिर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एंडोथीलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, और हमने सबसे पहले देख लिया मोस्ट कॉमन मिलता है इन्वेजिव मोल, उसके बाद मिलता है कोरियोकार्सिनोमा, फिर मिलता है पीएसटीटी, फिर मिलता है ईटीटी। ठीक,
अब मोस्ट कॉमन जीटीएन आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी, अब ये मोस्ट कॉमन तो हमने देख लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ की मोलर प्रेगनेंसी पहले हो रखी है या नहीं हो रखी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रखी है, ठीक। सेकंड आता है मोस्ट कॉमन जीटीएन आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी, कि अगर मोलर प्रेगनेंसी हुई थी तो उसके बाद मोस्ट कॉमनली कौन सा देखा जाएगा, तो मोस्ट कॉमनली तब भी देखा जाता है इन्वेजिव मोल, ठीक है। तो इन्वेजिव तो मोस्ट कॉमन है ही, ठीक। अब मोस्ट कॉमन जीटीएन टू डेवलप आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी, अब देखो किसी को फुल टर्म प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद अगर हो रहा है तो उसके बाद कौन सा ज्यादातर देखा जाएगा, तो उसके बाद जो मिलता है, उसके बाद मिलता है कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। दोबारा से सुनते हैं क्या मैंने बोला, कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ जीटीएन मिलते हैं मोलर प्रेगनेंसी इवेंट के बाद, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोलर प्रेगनेंसी के बाद ही जीटीएन डेवलप हो, ये किसी और प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन इसमें मिलता है इन्वेजिव मोल, अगर इन्वेजिव मोल के बाद हम देखें तो कोरियोकार्सिनोमा, इनका ये ऑर्डर है कि मोस्ट कॉमन वाला ऑर्डर है कि मोस्ट कॉमन इन्वेजिव मोल मिलेगा, उससे कम कोरियोकार्सिनोमा, उससे कम पीएसटीटी, उससे कम ईटीटी, ठीक है। प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक बोलो ट्यूमर, ठीक है। ईटीटी क्या होता है बोलो? एंडोथेलियल ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर। एंडोथेलियल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जीटीएन आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी, अगर पहली प्रेगनेंसी मोलर हुई है और उसके बाद अगर हो रहा है तो इन्वेजिव मोल होगा, अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी हो रखी है उसके बाद हो रहा है तो वो कोरियोकार्सिनोमा देखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीटीएन, अब हमने बात की कि इन्वेजिव है, कोरियोकार्सिनोमा है, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है, ठीक है, पीएसटीटी हम जिसे बोल रहे हैं, या फिर ईटीटी है। तो इनमें वेरियस फॉर्म्स में क्या क्या मिलता है, तो देखो इन्वेजिव मोल एडिमेटस विलाई विथ ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन जस्ट लाइक इन मोलर प्रेगनेंसी, तो इसमें मोलर प्रेगनेंसी के जैसा ही सब प्रोलिफरेशन मिलेगा, ठीक। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेडिंग इनटू मायोमेट्रियम, इसीलिए इसे इन्वेजिव बोला जा रहा है, कि वो मायोमेट्रियम तक इन्वेड कर जा रहा है। अगर मोलर प्रेगनेंसी जो कार्सिनोमा है, जो बिनाइन कंडीशन थी, अगर वो इन्वेड करके चली गई, वो मैलिग्नेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और मायोमेट्रियम तक चली गई, तो हम उसे इन्वेजिव मोल बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं कोरियोकार्सिनोमा, तो विलाई स्ट्रक्चर इज लॉस्ट, डायमॉर्फिक सेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो कोरियोकार्सिनोमा कोरियन, ठीक है, तो इसमें विलस स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है इस केस में, और डायमॉर्फिक सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो डायमॉर्फिक सेल्स मींस कि जो हमारा जैसे प्लेसेंटल हम पढ़ते हैं, प्लेसेंटल बैरियर किससे मिलके बनता है बताओ, मैंने पढ़ा है प्लेसेंटल बैरियर किस किस से मिलके बना होता है, चार चीजें बताई थी, याद है किसी को? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, हाँ बोलो बोलो, बोलो ममता। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और ब्लड वेजल्स। वेरी गुड। तो ये चार चीजें मिलके प्लेसेंटल विलाय बनाती है, प्लेसेंटल बैरियर बनाती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय, तो देखो इसमें डाइमॉर्फिक सेल्स मिल रही हैं, यानी जो सेकेंडरी विलाय तक, यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक, दो तरह की सेल्स इसमें देखने को मिलेंगी, तो इसे बोला जाता है कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। तो नियोप्लास्टिक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस केस में क्या मिलेगा, नियोप्लास्टिक साइटोट्रोफोब्लास्ट and syncytiotrophoblast, राइट। फिर आते हैं प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, तो इसमें क्या होता है देखो, एब्सेंस ऑफ विलाय, ठीक। ऊपर क्या था, विलाय स्ट्रक्चर लॉस्ट है, इधर एब्सेंस ऑफ विलाय मिलेगा और मोनोमॉर्फिक सेल्स मिलेंगी, यानी इसमें केवल और केवल क्या मिलेगा, या तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट मिलेगा या तो साइटोट्रोफोब्लास्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स मिलेंगी,
सिर्फ मोनोमॉर्फिक सेल्स मिलेंगी। तो ये हमने देखा इन्वेजिव मोल्ड, कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल साइट, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो इसमें परसिस्टेंट ब्लीडिंग मिलेगी आफ्टर इवैक्यूएशन, परसिस्टेंट ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी। इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग मिल सकती है, शॉक, यूटेराइन परफोरेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो जितना इन्वेड करता जाएगा, इन्वेजिव मोल में हमने देखा कि इन्वेड कर रहा है अंदर, है ना, तो मायोमेट्रियम तक इन्वेड कर जा रहा है, उसकी वजह से यूटेराइन परफोरेशन हो सकता है, और ज्यादा इन्वेड कर गया आगे, ठीक, पेरिटोनियम तक चला गया। अगला आते हैं नेक्स्ट, यूटेराइन सब इन्वॉल्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। यूटेराइन सब इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे इन्वॉल्यूशन, पहले इन्वॉल्यूशन समझो तब सब इन्वॉल्यूशन समझ आएगा, कि यूट्रस का साइज अब बड़ा होता जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस का साइज कितना होता है बताओ, मैंने बता रखा है, कितना सेंटीमीटर का होता है यूट्रस, बोलो। यूट्रस यूजुअली मिलता है 8 सेंटीमीटर, हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होती है, 8 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं यूट्रस मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी है तो इसका साइज हो जाता है, देखो 35 सेंटीमीटर का हो जाता है, 40 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैलकुलेट करते थे तो मैंने बताया था, हम इंच टेप से वो मेजर करते हैं ना, फंडल हाइट इंच टेप से मेजर की जाती है। तो उसमें एक टाइम ऐसा होता है कि जो वीक्स हैं और जो सेंटीमीटर है वो करस्पॉन्ड करने लग जाता है, कि जैसे मान लिया 37 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो 37 सेंटीमीटर का पीरियड ऑफ जेस्टेशन मिलता है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद 35 सेंटीमीटर तक का बड़ा हो जाता है। अब डिलीवरी हो गई, फीटस बाहर आ गया, बर्थ हो गई बेबी की। अब क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो वापस से श्रिंक करना चालू होता है, वापस से अपने नॉर्मल शेप में आने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन समझ आया, क्या होता है इन्वॉल्यूशन? बताओ, दोबारा बताना है तो बोलो। सभी को समझ आया इन्वॉल्यूशन क्या होता है? यस मैम। हम्म, कि यूट्रस का वापस से अपने साइज में आना, तो उसे इन्वॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन इसमें लिखा है सब इन्वॉल्यूशन, यानी इन्वॉल्यूशन नहीं हो पाता है इसकी वजह से, ठीक। अब अंदर कुछ चीज रहेगी, वो ब्लीडिंग कॉज करेगी, या कुछ चीज बाहर आएगी वेजाइना से, तो उसके चक्कर में जो यूट्रस है वो प्रॉपरली इन्वॉल्यूट नहीं हो पाता है। अब मेटास्टेसिस तो ये तो मिलेगी, ठीक। तो ये क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं जीटीएन के। डायग्नोसिस ऑफ जीटीएन, अब हमें डायग्नोसिस कैसे बनानी है, कि कैसे हम डायग्नोस कर पाएंगे कि जीटीएन कैसे हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आते हैं 3 consecutive वैल्यू शोइंग राइजिंग बीटा एचसीजी लेवल्स। तो बीटा एचसीजी लेवल्स को हम क्या करेंगे, मेजर करते रहेंगे, कि देखो जैसे हमने 3 वैल्यूज ली, पहले ये वाला देखते हैं कि 4 consecutive वैल्यू शोइंग प्लेटोइंग ऑफ बीटा एचसीजी। तो क्या होता है, देखो हमने आज मेजर किया बीटा एचसीजी, कल भी मेजर किया, फिर परसों किया, फिर उसके अगले दिन किया, तो प्लेटोइंग देखने के लिए मिलती है, कि थोड़ा राइज करेगा फिर नॉर्मल, थोड़ा राइज करेगा फिर नॉर्मल, ऐसे करके अगर बीटा एचसीजी मिल रहा है 4 consecutive वैल्यूज में। या फिर ऐसे मिल रहा है कि जो बीटा एचसीजी है वो हमने पहली वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, 3 consecutive वैल्यू ली और ये उसमें राइज ही कर रहा है, ठीक, 3 consecutive वैल्यूज में। तो ये डायग्नोसिस होता है कि इसमें जीटीएन देखा जाता है। यूजुअली देखो डिलीवरी हो गई उसके बाद बीटा एचसीजी का लेवल फॉल करना चाहिए था, ठीक। बट इस केस में क्या होता है, लेवल फॉल नहीं करता, उसकी प्लेटोइंग देखी जाती है या फिर राइजिंग देखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं persistence of beta hcg after 6 months of evacuation। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यही एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि यहाँ पे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया है या फिर मोलर प्रेगनेंसी है या फिर नहीं। तो देखो बीटा एचसीजी अगर 6 मंथ ऑफ इवैक्यूएशन से के बाद भी बना हुआ है, कि हमने इवैक्यूएशन करा दिया, सक्शन इवैक्यूएशन, मान लिया कि मोलर प्रेगनेंसी ही थी, मोलर प्रेगनेंसी का सक्शन इवैक्यूएशन हमने करा दिया और उसके 6 मंथ्स बाद भी हमें बीटा एचसीजी का परसिस्टेंस मिल रहा है, या तो वो बढ़ रहा है या तो उसकी प्लेटोइंग दिख रही है, ठीक। तो हम उसे क्या सस्पेक्ट करेंगे कि ये जीटीएन है, ठीक। फिर हम क्या करा सकते हैं, जो भी मान लिया कि कंप्लेन हो रही है, कुछ मास बाहर आ रहा है, कुछ ब्लीडिंग आ रही है, कुछ टिश्यू बाहर आ रहा है, तो हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा देना है उसका। एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस, फिर
विथ एलिवेटेड HCG लेवल्स। तो हमें मेटास्टेसिस उसका चेक करना है कि कहीं कोई मैलिग्नेंट कंडीशन है, बिनाइन है, ठीक। और अगर HCG लेवल्स एलिवेट करने तब हमें HP यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे जाना है। फिर आते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजिंग की जाती है इसकी, कि हम कौन से स्टेज में रखेंगे, कि कौन सी माइल्ड स्टेज है, कौन सी मॉडरेट स्टेज है, कौन सी सीवियर स्टेज है। तो ये फीगो स्टेजिंग इसे बोला जाता है, ये GTN की स्टेजिंग होती है। फीगो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इसे बोला जाता है, इसने स्टेजिंग कर दी GTN की। कैसे कैसे स्टेजिंग करी है देखो। अगर स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू यूटेराइन कॉर्पस, ठीक है। तो अगर यूट्रस तक ही कन्फाइंड है ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टेज 1 बोला जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या होती है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स एक्सटेंडिंग टू द एडनेक्सा। एडनेक्सा बोला जाता है, मान लिया देखो जैसे एडनेक्सा, एडनेक्सल ऑर्गन्स हो सकते हैं, एडनेक्सल सरफेस हो सकता है। एडनेक्सा बेसिकली वर्ड आता है असिस्टेड, मतलब कि साथ में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। मान लिया ये यूट्रस है हमारा, यूट्रस के साथ में असिस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ठीक। तो ये जैसे पेरिटोनियम भी आ गया, तो ये एडनेक्सल साइट्स बोली जाती हैं, ठीक है। तो अगर ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर एक्सटेंडिंग टू द एडनेक्सा यानी आसपास की जगहों पे फैल रहा है और टू द वेजाइना या फिर वेजाइना में जा रहा है, बट लिमिटेड टू जेनाइटल स्ट्रक्चर, लेकिन जो जेनाइटल्स हैं उनमें ही लिमिटेड है, ठीक, और कहीं नहीं जा रहा। मान लिया कि किडनी में नहीं जा रहा है, इधर और क्या है, ऊपर पेरिटोनियम में नहीं जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टेज 2 बोलेंगे, कि अभी जेनाइटल्स तक ही कन्फाइंड है, ठीक। स्टेज 3 आती है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स एक्सटेंडिंग टू द लंग्स। अब देखो ऑर्गन्स में इन्वेट कर गया, विद और विदाउट जेनाइटल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक। लंग्स में पहुंच गया सीधे सीधे, मान लिया कि जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सीधे लंग्स में इन्वेट कर गया। तो इसमें एक कंडीशन हो सकती है जैसे कि जो ट्यूमर वाली सेल्स हो सकती हैं वो एम्बोलस के फॉर्म में जा सकती हैं, ठीक, वो एक कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ स्टेज, ऑल अदर मेटास्टेटिक साइट्स। तो और कहीं भी जा सकता है, पेरिटोनियम में चला जा सकता है, लिवर में जा सकता है, ठीक है, लंग्स में जा सकता है। तो ये सारी मेटास्टेटिक साइट अगर इन्वॉल्व है तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टेज 4 कहेंगे। तो ये फीगो स्टेजिंग हमने देखी कि ये किस में की जाती है, GTN में की जाती है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया के केस में की जाती है। आगे चलते हैं, अब देखो मॉडिफाइड WHO स्कोरिंग की गई है। अब इसमें क्या होता है, तो देखो फीगो स्कोर हम देते हैं कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है, अगर कोई HCG का लेवल इतना है तो हम इसको क्या स्कोर देंगे, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट भी चलता है। तो इसको एक मॉडिफाइड WHO ने फीगो स्कोर बना दिया है। तो देखो अगर एज जो है लेस देन 40 है फीमेल की तो हम इसे स्कोर 0 देते हैं, ठीक। मोर देन 40 है तो इसको स्कोर 1 दिया जाता है, ठीक। एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी है, हाइडेटिफॉर्म मोल है यानी मोलर प्रेगनेंसी है, कंप्लीट मोल हो सकता है, पार्शियल मोल हो सकता है, तो हम इसे क्या कहेंगे,